हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे एंड हमने अब तक मोशन चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया था। एक बार उसको हम समझ लेते हैं कि उसमें किस प्रकार हमने क्या क्या पढ़ा था। मोशन या गति हम पढ़ रहे थे। गति में हमने पढ़ा था सबसे पहले विराम। विराम के बाद हमने गतिशील अवस्था पढ़ ली थी कि इसमें क्या होता है। विराम का मीन हमने समझा था कि यदि कोई वस्तु स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना करे, यदि समय के साथ परिवर्तन ना करे तो विराम, और समय के साथ परिवर्तन करे तो गतिशील। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, विराम और गतिशील हमने बहुत टाइम लगकर बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था एक समान गति। एक समान गति हमने समझी थी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो एक समान गति, और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो असमान गति। इसके एग्जाम्पल पढ़े थे हमने कि जैसे घड़ी की सुइयों की गति, ग्रहों की सूर्य के सापेक्ष गति, चारों ओर गति। असमान गति जैसे व्यस्त सड़क पर कार की गति, ऐसे ले ले अपन जैसे कि बर्ड्स उड़ते हैं, पक्षियों की गति, पक्षियों की गति। फुटबॉल से हम किक मारते हैं, फुटबॉल को जब हम किक मारते हैं तो जो फुटबॉल की गति होती है वो भी असमान गति हम मान सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था वेग। वेग के पहले हमने दूरी विस्थापन पढ़ा था। दूरी क्या होती है? तय की गई टोटल लंबाई। कुल दूरी, कुल लंबाई। एंड विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य दूरी या लंबाई बोल दो। दूरी और विस्थापन में हमने ये भी पढ़ा था कि दूरी धनात्मक हो सकती है, केवल। ठीक है, दूरी केवल धनात्मक हो सकती है। दूरी में डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, इसलिए दूरी अदिश राशि होती है। तीसरा हमने पढ़ा था कि दूरी का मात्रक मीटर होता है, ऐसा ही मात्रक। फोर्थ हमने पढ़ा था कि दूरी
कभी जीरो नहीं हो सकती। यदि विस्थापन ठीक है, यदि विस्थापन जीरो नहीं है तो दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हमने विस्थापन के लिए पढ़ा था कि विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। विस्थापन क्या बताया था? अंतिम माइनस प्रारंभिक, या प्रारंभिक माइनस अंतिम कर लो, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है? जब विस्थापन एक्स डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव कब होता है? जब विस्थापन जो बोला गया है उसके विपरीत दिशा में ट्रेवल करे। और जीरो कब होता है? जब कहीं भी होकर वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए या फिर एक पूर्ण चक्र करे तो जीरो माना जाएगा। यानी कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु यदि सेम ही हो, जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म करे तो विस्थापन जीरो होता है। विस्थापन और दूरी में एक संबंध बताया था, दूरी विस्थापन। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो तब बराबर होती है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं कि जैसे 10 मीटर पूर्व में। जो इसमें एक्स्ट्रा टर्म ऐड होती है, यानी कि हमें यह बताना पड़ता है स्थिति टोटल कि विस्थापन किस दिशा में है। 10 मीटर तो है लेकिन किस दिशा में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, जो भी हमें ऑब्जर्वर दे रखा है उसके सापेक्ष किस दिशा में है, इसलिए ये सदिश राशि होती है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे वेग, चाल पढ़ी थी। इसके बाद चाल हमने पढ़ी थी तय की गई कुल दूरी अपॉन तय करने में लगा समय। इसका मात्रक हमने लिखा था मीटर पर सेकंड, जो इसका एसआई मात्रक था, और जो इसका अदर मात्रक होते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा, एंड ये अदिश राशि बताई थी कि चाल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसके अलावा हमने पढ़ा था औसत चाल। इसमें हमने चालों का योग किया था, हम टाइम का योग किया था। ठीक है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड ही आएगा। चाल की ही बात हो रही है, बस एवरेज है। इसके बाद हमने पढ़ा था वेग। वेग चाल ही होता है पर वो एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसे विस्थापन के
परिवर्तन के रूप में भी जानते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बोलते हैं विस्थापन परिवर्तन बटे समय। ये सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है और इसमें भी हमें विस्थापन जैसे दिखाना पड़ता है कि किस दिशा में है। इसके बाद हमने वेग भी औसत पढ़ा था। औसत वेग में हमने टोटल विस्थापन ऐड किए थे, टोटल समय ऐड किया था एंड डिवाइड कर दिया था। विस्थापन में कुल परिवर्तन। इसके बाद हमने पढ़ा था त्वरण। बच्चों त्वरण में हम पढ़ पाए थे कि वेग में जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन में जो समय लग रहा है, तो उनको डिवाइड करते हैं तो त्वरण मिलता है। वेग में परिवर्तन हम किस प्रकार निकालेंगे कि जैसे प्रारंभिक वेग कितना है और अंतिम वेग कितना है और इसमें समय कितना लगा। आइए इसको इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कोई भी कार है, चलना शुरू कर रही है, तो जब रुकी हुई है तब उसका u बराबर 0 और जब चलना शुरू कर रही है सपोज करो कि वो 10 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई, तो हमें ये निकालना है कि यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड होने में त्वरण कितना लगाना पड़ा, त्वरण कितना लगाना पड़ा। तो इसके लिए हम करेंगे त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। हम मानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 0 से 10 मीटर प्रति सेकंड पहुँचने में इसको 5 सेकंड्स लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम कितना है 10 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक कितना है 0, समय कितना लगा 5 सेकंड। तो बच्चों इस कार का त्वरण आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी गति की समीकरणें। पहली बात तो ये बच्चों कि हम गति की समीकरणें पढ़ते क्यों हैं। हम गति की समीकरणें इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमें इनमें से कोई 3 चीज़ें दी हुई हो और हमें दोनों में से कोई निकालनी हो, तो उसके लिए डायरेक्ट गति की समीकरणें यूज करने से, उपयोग करने से हम वो फोर्थ चीज़ या फोर्थ राशि निकाल सकते हैं। इसलिए हमने गति की समीकरणें पढ़ी थी। तो गति की समीकरण हमने पहली पढ़ी थी, v बराबर u प्लस at। इसमें बच्चों अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय में हमें संबंध मिलता है। इनमें से 3 राशियां दी हुई हो तो हम फोर्थ निकाल सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ी थी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें समय, त्वरण, प्रारंभिक वेग और विस्थापन बोल दो या तय किया गई दूरी, या रुकने से पहले तय की गई दूरी बोल दो। तो जब भी हमें इन चारों में संबंध निकालना हो और 3 चीज़ें दी हुई हो तो हम फोर्थ को निकाल सकते हैं। और
मेथड हमने पढ़ी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जब अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और तय की गई दूरी में संबंध हमें मिल जाता है तो हम तीन चीज़ें दी हुई हो तो चौथी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हमने पूरे चैप्टर की व्याख्या दोबारा कर ली थी ताकि हम मोशन को अच्छे से समझ पाए। अब हम इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि जब एग्जाम में आंकिक प्रश्न आए तो हमें वो आसानी से आ जाए। तो हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल रहेगा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि समान समय अंतराल में, समान समय के अंतराल में अगर समान दूरी तय करे, समान दूरी, तो उसे कहेंगे समान गति। वैसे अगर दूरी असमान हो जाएगी तो गति भी असमान हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा असमान गति। बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होते हैं। वो जब बराबर होते हैं जब उनका त्वरण एक समान होता है। और अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है। तो हमने चाल का फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल के साथ इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है। तो क्या करती है? दूरी। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। इसको इरेज कर देते हैं। वेग और समय, तो वेग का फॉर्मूला देखेंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो जब वेग और समय का गुणनफल निकालेंगे तो हमें मिलेगा विस्थापन। तो इसको इधर लेके जाएंगे समय को, तो हमें मिल जाएगा विस्थापन। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन यही था, विस्थापन। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा कि एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण कैसा होगा जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों समान है तो इनका अंतर 0 होगा, परिवर्तन की दर ही नहीं होगी, इसलिए त्वरण 0 होगा। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि मंदता का अर्थ क्या होता है। आप मंदता कब बोलते हैं? जब पॉजिटिव होता है त्वरण, जब नेगेटिव होता है तब त्वरण को ही मंदता कहा जाता है। त्वरण ही मंदता या रिटार्डेशन है, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जानी जाती है। निश्चित दिशा में जब गति होती है और वैज्ञानिक शब्दावली पूछी है तो हमारा आंसर होगा वेग। वेग एक निश्चित डायरेक्शन में तय की गई दूरी होती है, इसलिए इसका आंसर वेग होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन में दर पूछी है, विस्थापन में समय का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? वेग। इसका आंसर होगा बच्चों वेग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किसी वस्तु में किस चीज में परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। किस में परिवर्तन होगा कि हमें त्वरण मिलेगा। परिवर्तन मतलब समय का भाग देना। ठीक है,
हमसे दर पूछी इसलिए हमने भाग दिया है, और परिवर्तन किस में होगा? वेग में। वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण निकालने का सूत्र क्या होता है? टफ तो नहीं लग रहा बच्चों ये? ऑप्शन थोड़े ऐसे ही हैं। तो त्वरण निकालने का सूत्र होता है ए इज इक्वल टू विस्थापन। त्वरण का पूछा है ना, तो विस्थापन नहीं आएगा, वेग में अंतर बटा समय। हम देख लेते हैं हमें किस फॉर्म में दिया है वेग में अंतर। ये रहा बच्चों, v अपॉन यू, v माइनस यू अपॉन टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गति की समीकरण नहीं है। बच्चों ये नहीं है या है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसके वजह से इक्वेशन गलत हो जाता है। तो हम इसको देखेंगे पहले ऑप्शन को। पहले हम गति की समीकरण लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या होती है। पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब चेक कर लो कि इनमें से कौन सी मैच नहीं हो रही। सॉरी, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं इन्होंने। तो 3 ऑप्शन तो ये हो जाएंगे और 4th ऑप्शन हो जाएगा, कुछ भी लिख लो जो गलत हो, और इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है। क्वेश्चन कैसे डाला पता नहीं, लेकिन करेक्ट नहीं है, इसमें ऑप्शंस पूरे नहीं है, तो इसमें इसको ऐड कर लेना। ये तीनों होती है और ये 4th नहीं होती, और हमसे पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है। हमारा 12th क्वेश्चन होगा कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जब कोई कार नियत त्वरण से दौड़ती है तो उसका वेग होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। क्योंकि जो त्वरण होता है उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। यदि ये कांस्टेंट है, नियत है और समय नियत होता ही है क्योंकि लगातार बढ़ता रहता है, तो उसका मतलब यह है कि ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए समय का भाग देने पर भी त्वरण नियत है। तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है, बढ़ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि चाल, दूरी एंड समय में सही संबंध क्या है? बच्चों चाल बराबर हमने इतनी बार पढ़ चुके हैं, ये होता है दूरी बटे समय। ऐसा जिसमें होगा वही सही। चाल बराबर दूरी बटा समय। बच्चों 13th का हो जाएगा डी। हमारा 14th क्वेश्चन है त्वरण की इकाई क्या होती है? हमने सबकी इकाई पढ़ी थी, चाल की पढ़ी थी मीटर पर सेकंड, जो वेग की भी होती है, वेग में दिशा होती है, और मात्रक भी होता है, उसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो हमारा 15th क्वेश्चन होगा कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी नहीं है। ये सदिश राशि कौन सी है? तो चाल हमने पढ़ा था अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि होती है क्योंकि ऊर्जा होती है mc स्क्वायर। बच्चों हमारा 15th क्वेश्चन है कि कौन सी राशि अदिश है, सॉरी सदिश है, तो इसमें वेग सदिश राशि है। बच्चों हमारा 16th क्वेश्चन है कि वस्तु पर त्वरण कार्यरत है, तो जब वस्तु पर त्वरण कार्यरत होता है पर त्वरण
जब त्वरण कार्यरत होता है तो v माइनस यू अपॉन टी में किस तरह चेंज होते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसकी चाल बढ़ती है, नहीं। इसका वेग बदलता है, हाँ। समवेग स्थिर रहता है, नहीं। बल कार्यरत नहीं होता है, नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका वेग बदलेगा तभी तो त्वरण का यूज है ना, तभी तो त्वरण कार्य कर रहा है। हमारा 17वां क्वेश्चन होगा कि कौन सी समीकरण गलत है। वो क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया बच्चों। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। 18वां क्वेश्चन हमारा होगा कि गति का दूसरा समीकरण किन दो चीज़ों में संबंध स्थापित करता है। इसके लिए हमें गति का समीकरण आना चाहिए। यहाँ टी क्या होता है बच्चों, समय। यू होता है प्रारंभिक त्वरण, प्रारंभिक वेग। एस होता है विस्थापन। एंड क्या बचा, ए त्वरण। तो समय का तो इसने बोल दिया। और कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इन चारों में संबंध है ना ये। तो यहाँ पे समय है, उसके साथ में वेग नहीं है, विस्थापन है, त्वरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि वेग में परिवर्तन अपन लगने वाला समय। हमने अभी फॉर्मूला लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। ये हो रहा है परिवर्तन और ये लगने वाला समय। तो आंसर आ जाएगा ए त्वरण। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसे सॉल्व करने के लिए खाली स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन होगा कि विरामावस्था से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण की वैल्यू दे दी हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विराम अवस्था से शुरू हो रही है, इसलिए u की वैल्यू दे दी, जिसे प्रारंभिक त्वरण कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। इसकी वैल्यू दे दी 0। तो 2 मिनट के लिए चलती है, तो हमें समय भी दे दिया 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड। अच्छा, ये तो पता है ना कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि वस्तु की गति ज्ञात कीजिए, कार द्वारा प्राप्त गति, यानी ये हमसे पूछा है v। फाइनल गति हमसे पूछी है, तो हम स्लाइड ले लेते हैं। नहीं बच्चों, हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0, v हमें ज्ञात करना है, t हमें दिया हुआ है कितना 120 सेकेंड्स, एंड हमारे पास है त्वरण कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, v। अब सोचो कि 3 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और हमें फोर्थ निकालनी है, वो क्या है, v। तो ऐसी कौन सी समीकरण है जिनमें तीनों चीज़ें हो और v भी हो। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और पहली होती है v बराबर u प्लस। बच्चों हमारे पास s नहीं है और s की कोई जानकारी भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है, a है, t है और u है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, जो कि है हमारे पास v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू हमें दी हुई है, प्लस त्वरण हमें 1 दिया हुआ है और समय हमारे पास है 120 सेकेंड। बच्चों इसका आंसर हमारे आ जाएगा 120 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। बच्चों इस प्रकार हमने
20 न्यूमेरिकल्स किए और बीच बीच में भी न्यूमेरिकल्स किए थे, यानी कि अप्रोक्स हमने 30 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में कर लिए होंगे। इस प्रकार हम सभी चैप्टर्स में एटलीस्ट 30 न्यूमेरिकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो। जो आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपका लेवल बहुत इजी है एग्ज़ाम का, इसलिए हम वो न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। इसका ये देख लेते हैं हम आंसर। हम इसका सॉल्यूशन पीडीएफ पे इसलिए लाते हैं कि ताकि आप ढंग से पढ़ सको, समझ सको कि हमने किस प्रकार सॉल्व किया। हमारी ये जो पीडीएफ है ये हम टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल बनेगा हम उस पर आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप एज इट इज़ पूरी पीडीएफ देख सको। ठीक है बच्चों, आज हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। कल से हम मैटर शुरू करेंगे, यानी कि पदार्थ शुरू करेंगे, जो कि हमारी सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है। थैंक यू, जय हिंद।